Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल से मतलब है फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब इसमें दो स्ट्रैटेजीज बनती हैं, हम उन दोनों स्ट्रैटेजीज को एक बार यहाँ पर देखते हैं, ज्योमेट्रिकली समझते हैं, फिर उसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आएंगे। आप सबसे पहले ये समझो कि लेट्स से गिवन अ सर्कल टू यू and a point is outside, let's say here, and another strategy is कि let's say given another circle to you जिसका सेंटर बच्चों मान लो इधर पर कहीं है, और यह एक पॉइंट जो आज कंसर्न पॉइंट है, सर्कल का सेंटर अपन ब्लू कलर से ही लेते हैं, और जो कंसर्न पॉइंट है इसको रेड कलर से लिया यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि इमेज में दिखे तुम लोग को वीडियो में, और ये वाला बनाया मैंने यहाँ पर। ये तो तुमको कंसर्न इमेजेस दोनों दिखनी चालू हो गई, ठीक है। एक बार पॉइंट बाहर है और एक बार पॉइंट अंदर है। आई एम श्योर इतना हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं कि बाहर के लिए S1 ग्रेटर देन 0 है और अंदर के लिए S1 इज लेस देन 0, ये बात हो चुकी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सर्कल। सर्कल से मतलब क्या, इसके सर्कमफ्रेंस से। तो समझो इसको सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग यह डिस्टेंस जो मिला ये मिनिमम है, और ये डिस्टेंस जो मिला ये इधर 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 देखो, ये डायमेट्रिकली अपोजिट छोर पर जब आप जोड़ोगे तो जो डिस्टेंस मिलेगा यह डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। इतना मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, इस रेड कलर के पॉइंट का सर्कल के सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस निकालोगे तो एक डिस्टेंस ये रहा, एक पॉइंट तो ये भी है तो यूं भी जोड़ के देख लो, एक पॉइंट ये भी है तो ऐसे भी जोड़ के देख लो। तो अल्टीमेटली मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो आपके लिए मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट इस वाले डायमेट्रिक छोर पर मिलेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट अपोजिट वाले डायमेट्रिक छोर पर मिलेगा। दिखाई देता है मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन अगर ये पॉइंट अंदर है और सर्कमफ्रेंस पर फिर से पूछा जा रहा है कि बताओ मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कब ऑकर होगा, यानी इस रेड कलर के पॉइंट का सर्कल के सर्कमफ्रेंस से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है। आपने क्या किया, ऐसे सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को पास कराया। अब गौर से देखो, एक बार पॉइंट तुमको मिला ये और एक बार पॉइंट तुमको मिला ये, तो दोनों के लिए यह डिस्टेंस विल बी मिनिमम, और अपोजिट छोर पर जो डिस्टेंस मिलेगी दैट विल बी योर मैक्सिमम। समझते हैं बच्चों? तो ये आ गई मिनिमम डिस्टेंस और इधर से निकल करके आ गई आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस। अब तुम थोड़ा सा लॉजिकली समझ लो तो हम इसको लिखना भी सीख लेते हैं, फिर उस पर एक दो सवाल भी करते हैं। सुनो, जैसे let's say if the radius of circle is capital R in both the cases, in this case also the radius of circle is capital R, or if this is P and the center is O, here it is point P and the center is O। ये आपको निकालना पड़ेगा भाई, सर्कल दिया होगा तो सेंटर आप देख के निकाल लोगे, P आपको पता चल जाएगा। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस की बारी आई, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए ऊपर वाले केस में आपको लिखना पड़ेगा दिस इज OP माइनस R, और मैक्सिमम का मतलब ये वाला छोर, ये वाला डिस्टेंस, ये ब्लू कलर का ये वाली जो लाइन है ये आपके मैक्सिमम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को लिखना होगा तो OP प्लस R। बच्चा सोचना, OP तो यही रहेगा, बस ये R जोड़ देंगे तो OP प्लस R, ये मैक्सिमम आ जाएगा। इन द सिमिलर फैशन अगर हम यहां पर बात करेंगे मिनिमम लिखने की, तो मिनिमम डिस्टेंस ये रही, ये कितनी है R माइनस OP, पकड़ते हैं बात मेरी, और मैक्सिमम डिस्टेंस को लिखने की बारी आई, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू R प्लस OP। बेटा ये दूरी है ना OP, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस रेड पॉइंट की इससे, तो ये R प्लस OP। अब होता क्या है कि बुक्स में अगर आप देखेंगे ना तो एक मजेदार बात देखो, OP प्लस R मैक्स का तो फॉर्मूला सेम ही है, इसमें R माइनस OP है, उसमें OP माइनस R है। तो बुक्स में जब कभी हम लोग लिखते हैं बच्चों तो जनरली क्या लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम के लिए तो हमेशा हम लोग जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या कहीं पर तो ऐसे लिखा हुआ मिलता है, मिनिमम के लिए लिख दिया जाता है इट इज OP माइनस R का मॉड, और मैक्स के लिए जब लिखने की बारी आई सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू OP प्लस R इन बोथ दी केसेस, तो यहां मॉड लगाने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन जो आपको किसी बुक में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक। अब इस पर आओ अपन क्वेश्चंस को पिक करते हैं, उससे बेटर आइडियोलॉजी क्लियर होगी कि सवालों को कैसे किया करना है। स्लाइड चेंज करते हैं बच्चों। बच्चों हेयर इट इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑन बोर्ड। आई जस्ट वांट कि आप लोग एक बार अटेम्प्ट करिए, और नहीं बन पाएगा तो फिर तो मैं अभी जस्ट आपको लिख करके ही दिखाऊंगा। हम लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -2 फ्रॉम सर्कल x² + y² -10x -12y + 25 इज इक्वल टू 0। और इसी का दूसरा पार्ट भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट एट मैक्सिमम एट मिनिमम डिस्टेंस। Also find the coordinate of point at maximum and minimum distance, ठीक है। Start attempting। आइए देखते हैं। देखो अगर मैं सर्कल की इंफॉर्मेशन की बात करूं तो जो गिवन सर्कल आपको दे रखा है, सेंटर आपको दिख रहा है 5,6, सबको समझ में आ रहा है, नथिंग बिग डील। तो बनाया जाए सर्कल का सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल करके आ गया, दिस इज योर 5,6, ठीक है। आप लोग इसका रेडियस निकालेंगे तो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस से रेडियस इज इक्वल टू 6 ही आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेट करके देख लेना, यू विल गेट इट एज 6 श्योर। पॉइंट -1, -2 बेसिकली आज के दिन सर्कल से बाहर है। कैसे पता चला? पुट करके देख लेंगे, S1 > 0 आएगा, यानी सर्कल के बाहर है। कुछ नजारा है ऐसा। तो अब तुमको पहली बात तो पूछ रहा है कि अगर सेंटर से जोड़ेंगे तो आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, और साथ ही साथ आपको इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी निकाल करके दिखानी है। इन एडिशन टू इट, इसका सेकंड पार्ट में जो आपसे बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट ए और मैक्सिमम का पॉइंट बी मान लो, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल करके दिखाने हैं, विच आर लाइंग ऑन द सर्कल। श्योर। तो पहले डिस्टेंस पर बात कर लेते हैं, मिनिमम कैसे आएगा और मैक्सिमम कैसे आएगा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई, एज यूजुअल अगर इस सेंटर को मैं मान लेता हूं बच्चों कुछ देर के लिए O, और इस एक्सटर्नल पॉइंट को मान लेता हूं कुछ देर के लिए P, तो OP को तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो 5 + 1 का होल स्क्वायर, तो 6 + 2 का होल स्क्वायर, 6 और 8 100 हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा। तो रेडियस यहां से निकल करके आ गया, दिस इज योर 10, OP इज इक्वल टू 10। तो अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस की बारी आई, मिनिमम डिस्टेंस इज बेसिकली आपको जो निकालना है दैट इज AP। दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस आपकी AP होगी, जो कि OP -R हो जाएगा। OP कितना है? 10 में से R रेडियस 6 घटाया, आंसर आ गया बच्चों 4। क्लियर। और मैक्स की अगर अपन बात करेंगे तो मैक्स इज बेसिकली BP। तो BP आपको लिखना होगा, तो ये तो सभी को दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू OP + R। तो ये 10 + 6, आंसर इट इज गोइंग टू बी 16। मुझे लगता है कि इतना सबने कर लिया। श्योर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 पर। सेकंड पार्ट पर आ जाओ, 2 सेकंड की बातें ऐसे ही देख लेते हैं अपन। सामने देखो, तो सेकंड पार्ट में मैं सिर्फ इसका सेकंड पार्ट में A निकालना समझाऊंगा, B क्योंकि मेरे को बनता नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों से बनता होगा तो वो खुद से करेंगे, ठीक है। आओ देखा जाए। तो दिस इज समथिंग O, ये रहा P, ये रहा बच्चों आपका दिस इज योर A, ठीक है। आराम से सबको ही सोचना। OP की टोटल लेंथ 10 है, जिसमें से OA 6 है। तो एक बच्चा बताया कि सर ये 6:4 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ये कहां से आया? पता नहीं। सुनो जरा, ये अगर टोटल लेंथ तुम्हारी 10 है और ये 6 है, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी? 4। वो तो आपकी निकली हुई है सेक्शन फॉर्मूला। अरे AP तो निकाल ही रखा है, और OA हमको दिख ही रहा है। OA इज योर रेडियस, दिस इज योर 6। तो सेक्शन फॉर्मूला आ गया। P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -1, -2, और O के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, दिस इज योर 5,6। अब आपको A निकालना था, तो बच्चों इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से आप खुद ही निकाल सकते हैं। तो लिखने की बारी आएगी, तो 4 × 5 + 6 × -1 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 4 + 6। ये हमने लिखा, दिस इज योर XA, कॉमा आपको YA लिखना होगा, तो आप खुद ही से ऐसे सेक्शन फॉर्मूला से लिख लेंगे। आई एम श्योर सबको से ये सेक्शन फॉर्मूला से लिखते बन ही जाएगा। चलो लिखने की बारी है, तो मैं ही लिख देता हूं। तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा 4 × 6 + 6 × -2
अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 4 + 6। श्योर? तो ये तो तुम्हारा एक्स ए के कोऑर्डिनेट निकल करके आ गए। बच्चों तुम लोग को एक्स ए के कोऑर्डिनेट सबको आते हुए दिखाई दिए। अनदर क्वेश्चन मार्क इज कि सर एक्स बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? आप में से कोई हेल्प करके बताएगा एक्स बी के कोऑर्डिनेट कैसे आने? ये टोटल लेंथ अगर b निकालना है तो आप p और b में फिर से इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाना, कुछ कुछ सोच करके तुम b को खुद से निकाल लोगे। कंफर्म बच्चों? आइए चलो मैं इस साइड को हटा देता हूं और मैं ही लिख करके दिखा देता हूं आपको फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखिए शायद नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा, शायद क्या एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रेडियस निकल करके आ गया, दिस इज योर 6 और ओपी निकल करके आ गया, हेयर इट इज योर 10। कंफर्म? ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले भी निकाल सके, तो अब ये बी निकालने की बारी आई बच्चों। इसको तो आप लोग सेक्शन फॉर्मूला से आई एम श्योर कि सब कोई कर ही लेंगे। देखिए बच्चों दिस इज द ओवरऑल कैलकुलेशंस। पॉइंट बी कैसे निकला आप आराम से समझिए, और एक्स ए और एक्स बी आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स ए और वाई ए सिंप्लीफाई करेंगे तो 14/10, 12/10 इस तरीके से आप एक्स बी, मैंने एक्स बी के लिए बेसिकली लिख रखा है और वाई बी के लिए आप खुद से लिखेंगे और तब जाकर के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ जाएंगे। अच्छा कभी कभार होता क्या है कि जैसे आपको स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं ना ट्रू और फॉल्स वाले या मल्टीपल चॉइस के, तो उसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं और उससे वो पूछता है कि विल इट गिव द करेक्ट आंसर और नॉट। चलो मैं इसी का जैसे लिख करके दिखाता हूं, आप सबको सोचना पड़ेगा कि क्या लिखा सर ने। देखिए स्लाइड चेंज करता हूं, आप लोग सबको इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। डन? अब देखो बच्चा चेक दिस, क्या ये पॉइंट ए रिप्रेजेंट करेगा? आई डोंट नो, ये पता नहीं क्या सोच करके लिखा गया है, बट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ए? द आंसर इज 100% यस। बट ये लिखा कैसे गया और क्या सोच के लिखा गया, थोड़ा सा इसको समझते हैं। इधर समझो, सामने देखो, तो इधर देख, तुम समझा रे बच्चा, इधर देख। ये सबसे पहले मानो इसको थीटा, माने तो ये tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, ये जो ओपी को जो जोड़ रही है ना लाइन, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा m, और इसी को लिखोगे y2 - y1 से तो 6 माइनस का -2 यानी यहां से आ जाएगा 8 और इधर से आ जाएगा 6 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4/3। इतना तुमको दिखा तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 आया। अब तुमने बच्चों कभी फॉर्मूला सुना है क्या? x - x1 cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 sin थीटा इज इक्वल टू r। तो बिल्कुल p को रेफरेंस पॉइंट मानो, 4 डिस्टेंस दूरी पर a है, तो वास्तविकता में ये लिखा है x माइनस टाइम्स ऑफ दिस y माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू समथिंग एंड समथिंग। मैं पूरा लिखता हूं, रेफरेंस पॉइंट है -1, -2 cos थीटा। जब tan थीटा 4/3 है तो cos थीटा आएगा 3/5 और sin थीटा आएगा 4/5 और एट अ डिस्टेंस ऑफ 4। बच्चों सब कोई बहुत प्यार से कैलकुलेट करके देख लेना, ये वही पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आएगा जो अभी सेक्शन फॉर्मूला से निकाले थे। और एक दूसरा स्टूडेंट मेरे को समझाया कि बॉस 4 की जगह लिख दीजिए आप 16। गुरुदेव आपको आज एक नया पॉइंट मिलेगा। कोई बता सकता है कौन सा पॉइंट मिलेगा अगर 4 की जगह 16 लिख दूंगा तो? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। श्योर? तो ये भी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों कि कभी कभार आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। देखो अगर पॉइंट ही कैलकुलेट करने और डिस्टेंस निकालना है तो गो विद सेक्शन फॉर्मूला, जो आपकी मेरी बात हुई। बट अगर वो एक्सप्रेशन लिख करके दिखाएगा तो वो तुम्हारा नॉलेज चेक कर रहा है ऐसा लिख करके, तब तो आपको अपने आप को यानी एडजस्ट करना ही पड़ेगा विथ द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। एग्जामिनर का मूड, वो क्या चेक करवाना चाह रहा है वो उसकी समझ है। आइए now let move towards the another topics that's called as line and circle। although हम इस पर बहुत छोटी मोटी बात कर चुके हैं, बट हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, that's called as line and circle। श्योर बच्चों, मेक अ प्रॉपर नोट्स। मैं स्लाइड चेंज करता हूं। बच्चा देखिए इस टॉपिक में लाइन एंड सर्कल में हमको बेसिकली आइडेंटिफाई ये करना है कि लाइन का सर्कल के साथ इंटरैक्शन कैसा है और सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक बनती है उसको हमको आगे देखना होता है। सर क्वाड्रेटिक कैसे बनती है? क्वाड्रेटिक अभी अपन ने जब लेंथ ऑफ याद है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और निकाला था x2 - x1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + x², और x2 - x1 डिफरेंस ऑफ रूट को अपन ने √d/a लिखा था। बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां पर भी इस्तेमाल होंगे। बहुत अच्छे से देख,
अच्छा, लाइन और सर्कल का एक इंटरेक्शन समझो। एक हमने कंसिडर कर लिया सर्कल, और अब आप लाइन मान लो, कोई सी भी एक प्रकार, मान लो ये लाइन है, क्या इसका कोई इंटरेक्शन सर्कल के साथ है? द आंसर इज नो, कोई भी इंटरेक्शन नहीं, दूर से निकल गई और क्या है। इसकी अगर मैं बात करूं, सो प्लीज डू यू नोटिस का कितने बार टच कर रही है बच्चों? एक बार, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने बार काट रही है? 2 बार। ये काट रही है, ये टच कर रही है, और ये ऊपर से निकल गई, ठीक है। चलो एक जनरल नॉलेज की बात ऐसे कुछ समझने के लिए, मान ले मैंने तुमको बोला कि ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पकड़ते हैं बात। मैंने बोला दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते बच्चों? तुमने बोला कि y की जगह आप रख दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑन सरियाइंग तुमको ये एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ x प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0 में क्वाड्रेटिक आएगी, जिसके 2 रूट्स आएंगे। ये 2 रूट के बारे में सबको पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट निकल करके आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक बन रही है, और लाइन और सर्कल के बीच में कितने इंटरेक्शन के पॉइंट हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। अगर इस केस की बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, यहां तो तुमने लिखा कि सर ये था a और ये था b, तो इधर पर आया xa और इधर पर आया एक और xb। सोचो अगर इस वाली लाइन का इंटरेक्शन इससे करते तो वहां पर 2 रूट्स अलग अलग आते कि एक ही रूट आता? ये पॉइंट अगर C है ना बच्चों, तो सॉल्व करने पर अगर उस दिन, भाई मान लो, ऐसे मानने की बात है, सुनिए सिर्फ मानने की बात है, मैं तुमको सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो ये 3x प्लस 1 है, ऐसा कुछ लिखा है, तो बच्चा तुम आज के दिन देखोगे ना जब सॉल्व करने पर, तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसी बनेगी। और बच्चा जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक बनाओगे, तो सबसे मजे की बात आज के लेक्चर की सीखो कि एक्स कोऑर्डिनेट एक्स, एक कोऑर्डिनेट एक्स सी आएगा और दूसरा भी एक्स सी ही आएगा। क्यों? दोनों रूट्स कोइंसिडेंट आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, क्योंकि यह लाइन सर्कल को टच कर रही है। सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि यहां पर d इज इक्वल टू 0 मिलेगा, इसलिए दोनों रूट्स इक्वल आए, और यहां पर तुमको d ग्रेटर देन 0 मिलेगा क्योंकि दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। अरे बच्चों इतना अपने 10th में पास करके आए हैं, तब हमने सीखा है कि अगर क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट, एक्स और एक्स भी आंखों से दिख रहे हैं, तो d ग्रेटर देन 0। अगर सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, वो भी रिपीटेड रूट है ना, 2 इक्वल रूट्स, हम ऐसे तो बोलते हैं d इज इक्वल टू 0 पर क्या आते हैं? 2 इक्वल रूट्स, ठीक। तो d इज इक्वल टू 0, और अगर इसके साथ सॉल्व करोगे ना क्वाड्रेटिक को, इस थर्ड केस में, तब भी तुम्हारे को ऐसी ही x में क्वाड्रेटिक बनेगी। कोई सोच सकता है इस क्वाड्रेटिक के लिए d पर क्या नजारा आएगा? 100% करेक्ट, बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं सर, d लेस देन 0। क्यों? जब इंट्रैक्शन ही नहीं है तो रूट्स रियल की इमेजिनरी? द आंसर इज रूट्स आर इमेजिनरी। इनफैक्ट बच्चा तुम एक मस्त बात ध्यान रखना, इन 3 में से एक लाइन ऐसी है जो टेंजेंट बना रही है, बोलो कौन सी? बीच वाली। तो तुमको अगर कोई बोले कि लाइन और कर्व को सॉल्व करो, तो सॉल्व कर दिए तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी या y में? टेंजेंसी की कंडीशन पूछो क्या? d इज इक्वल टू 0, खत्म। ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब जगह चलता है। तुमको कोई सी भी लाइन में अगर दे दूं और बोलूं कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो तुम उसको चुपचाप सॉल्व करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ चाहे y में, और d इज इक्वल टू 0 मार दो, गेम खत्म। भाई अगर पैराबोला बनेगा, सोचिए बना, हाँ ये देख कितनी बार टकराया? 2 बार। ये वाला देख कितनी बार टच किया? 1 बार। ये टच किया कि नहीं? नहीं। तो इस केस में भी अपन अगर जब बात करेंगे तो यहां पर लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, इस वाले केस के लिए लिखेंगे d इज इक्वल टू 0, और इस वाले केस के लिए लिखेंगे d लेस देन 0। क्यों? क्योंकि लाइन का कर्व से इंट्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर में, यहां पर ये सीखने लायक है इस वाले लेक्चर में कि अगर कोई लाइन टेंजेंसी, देखो अब हम लोग मूव भी कर रहे हैं टुवर्ड्स टेंजेंसी, इसकी बात हमने कर ली क्या? हां कर चुके हैं ये वाली बात, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड।
ये बात आपके मेरे बीच हो चुकी है, हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में सीख लिया है। हम लोग अब किस पर बात करने जा रहे हैं? टुवर्ड्स द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट्स कॉल्ड एज टेंजेंट। ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, उसको वो हमारे इंटरेक्शन में नहीं आता तो किसी काम का भी नहीं होता है। श्योरली बच्चों, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ टेंजेंट। तो तुमको अगर कोई टेंजेंसी की कंडीशन बोले तो हमेशा ब्रेन में एक अपने दिमाग में रखेंगे, क्या? द आंसर इज डी इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 करो। क्वाड्रेटिक यानी आपको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कर्व 2 डिग्री कर्व होते हैं। वो ax² 2hxy प्लस by² प्लस, याद आ रहा है वो इतनी बड़ी पंचायत जो अपन ने लिखी थी? तो क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना? वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, वो सर्कल भी है, वो पैराबोला भी है, वो एलिप्स भी है, वो हाइपरबोला भी है। अलग अलग कंडीशन पर वो अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करता है, बट जितने भी कर्व रिप्रेजेंट करता है वो सारे के सारे 2 डिग्री ही तो कर्व थे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको 2 डिग्री कर्व से डील करना होता है। तो सर क्या हम 3 डिग्री और 4 डिग्री से डील नहीं करते हैं? किस टॉपिक में? कैलकुलस में, समझे? यानी 2 डिग्री अगर इक्वेशन है तो मस्त रहो, वो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर लोगे। बट अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी तब भी वो टेंजेंट लिखने के लिए बोलेगा, तो वो कैलकुलस में। तो जब कैलकुलस पहुंचेंगे, अभी अपन 11th में जब कैलकुलस पहुंचेंगे तब उस पर डिस्कशन किया जाएगा। पकड़ते हैं बात मेरी, ठीक है? आप लोग बच्चों अपना अपना लिख लो, मैं इस पूरे को यहां पर मिटाऊंगा। ये तो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा था, मैं यहां पर कंक्लूजन लिखूंगा। तुमको कुछ अपनी भाषा में लिखना है तो लिख लो, नहीं तो यू कैन डायरेक्टली यूज द कंक्लूजन। आइए देखिए, दैट इज ऑन सॉल्विंग लाइन एंड सर्कल वी गेट क्वाड्रेटिक इन x और इन y विथ d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। यही 3 में से कोई एक कंडीशन आएगी। तो अगर d इक्वल टू 0 आया तब आप क्या लिखेंगे? लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल, लाइन इज chord फॉर सर्कल। और ये अगर निकल करके आ रही है तो लाइन डू नॉट इंटरैक्ट विथ सर्कल। आया बच्चा मेरी बात समझ में? अच्छा, इसी चीज को दूसरी आइडियोलॉजी से भी चेक कर सकते हैं, बट अब जो मैं बोलने जा रहा हूं दिस इज द फैसिलिटी अवेलेबल ओनली इन द चैप्टर सर्कल, ठीक है? जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूं, ये जो कंक्लूजन लिखा है, ये कंसेप्ट तुम सर्कल में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में सब जगह यही कंसेप्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट का। बट एक ज्योमेट्रिकल फैसिलिटी जो सर्कल ने दे रखी वो तुमको समझाता हूं, ठीक है? ऑल्सो सुनो थोड़ा सा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस आ जाए। सोचो भाई, तुम ये सेंटर है, यहां पर मान लीजिए कि आपको इस सर्कल का सेंटर यहां पर कहीं पर मिलेगा, तो आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। एक बार ये C से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, और एक बार और ऊपर से डिस्टेंस ये M से कैलकुलेट कर लो, ठीक है? ये ऊपर का जो पॉइंट है इसको मानो C और इसको मानो दिस इज योर पॉइंट, दैट इज लेट्स से N, ऐसी कहने के लिए। तो अगर तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी मिल जाएगी तो इसका मतलब लाइन क्या है? बाहर से जा रही है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, अगर ये मिल गया तो ये क्या है? दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। सर्कल में टेंजेंसी की ये भी एक कंडीशन होती है। तो आपके पास सर्कल में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। सर्कल में कौन सा है? एक ऑप्शन ये अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन ये भी अवेलेबल है फॉर सर्कल ओनली। गांव वालों सबको सुनाई दे रहे हैं? अच्छा, ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर सर्कल ऑब्लिक पैराबोला ऑब्लिक एलिप्स ऑब्लिक हाइपरबोला। यानी ये जो कंडीशन, ये जो ये इसके लिए क्या, यानी ये सब के लिए है। किसके लिए? सर्कल ऑब्लिक पैराबोला ऑब्लिक एलिप्स ऑब्लिक हाइपरबोला। ये पहली कंडीशन नहीं है, सारी ही कंडीशन इधर जो लिखी हैं ये सारे केसेस के लिए एप्लीकेबल होती हैं। इसलिए C ऑब्लिक P ऑब्लिक U ऑब्लिक H सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला सब में यही कंडीशंस चलेंगी।
मजे से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो फैसिलिटी है ना, ये रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, ये सिर्फ यही होता है। क्यों? पैराबोला में रेडियस नाम की कोई चीज ही नहीं होती भाई। ऐसा कर्व बनता है, उसमें ये रहा तुम्हारा फोकस, इसमें रेडियस तो होता ही नहीं, हर बार तो डिस्टेंस बदल रही है, तो इसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एलिप्स में भी देख लोगे तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और हाइपरबोला में देख लोगे तो ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला को थोड़ा सा टफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल फिगर में तुमको अलजेब्रा ताबड़तोड़ लगानी पड़ती है। देखो, दिस इज नॉट अलजेब्रा, ये तो ज्योमेट्री है, 10वीं के बच्चे को भी इतना बनता होगा पक्का। दिस इज अलजेब्रा। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? जब आपने ज्योमेट्री को अलजेब्राइक स्टेटमेंट बना करके स्टडी करने लगे, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझते हैं? तो अभी अपन ने क्या किया, ये सर्कल के इन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को हमने अलजेब्रा, ये डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है, अलजेब्रा इसीलिए बोल रहा हूं, है ना। तो अगर आप इस टॉपिक को ज्योमेट्रिकल चीजों को स्टडी करने के लिए अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, देन इट्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। खैर, ये ओवरऑल इंटरेक्शन था बच्चों। तुम लोग को, मेरे को लगता है कि ये सब बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। बच्चों आइए, लेट्स लुक टू सम ऑफ द एप्लीकेशंस। हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं इसी की, जो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पढ़ क्यों रहे थे। ठीक है, लेट मी चेंज द स्लाइड। बच्चों एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग आराम से पढ़ो और देखो जरा कि इनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा ट्राई करिए आप लोग अपने लेवल पर, नहीं होता तो फिर तो मैं अभी सॉल्व करूँगा ये जस्ट आपके सामने, बट आई जस्ट वांट कि आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट करिए। आइए, फर्स्ट वाले को ही बच्चों देखो, मैं जैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कह रहा है कि यह लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, मान लो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ही बस जनरल नॉलेज है, तो तुमको इतना तो जरूर समझ में आता होगा मेथड 1। सुनो, फिर उसको क्वाड्रेटिक से भी करेंगे, कोऑर्डिनेट वाले कंसेप्ट से। सर्कल का सेंटर सभी को दिख रहा है कि 0,0 आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा अगर इसकी टेंजेंट होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप निकालोगे ये तुम्हारा d इज इक्वल टू 4 आना चाहिए भाई। अगर ये रेडियस के बराबर आ गया तो तुम्हारा गेम खत्म पक्का। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को लिखो, लाइन जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट है, टेंजेंट को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अच्छा, और पॉइंट क्या है 0,0, तो आप यहाँ से एक बार सॉल्व करिए, और 2 इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस में 0 प्लस लैम्डा अपॉन नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। पकड़ते हैं बात मेरी? तो अब बच्चों जब लैम्डा को, जब मॉडुलस को जब आप ओपन करेंगे तो ये तो आ गया √5, और लैम्डा अपॉन √5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्योंकि मॉड आएगा ना तो मॉड ओपन होगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4√5। अच्छा, अब एक दिक्कत आ गई यार, समझो, लैम्डा की दो वैल्यूज क्यों आई, एक क्यों नहीं आई? ठीक, देखिए जस्ट मैं अभी कवर कर लूँ। ठीक है, अब देखो आप स्क्रीन पर बच्चों, लैम्डा की दो वैल्यूज सबको आती हुई दिख रही। द क्वेश्चन मार्क इज कि लैम्डा की दो वैल्यूज क्यों आ रही है? बच्चा है क्या कि एक स्लोप की दो पैरेलल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। अब भाई अगर स्लोप, इसका लाइन का स्लोप कितना है, इधर देखो लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है 2, तो 2 स्लोप की एक टेंजेंट ऊपर होगी तो एक नीचे भी होगी, श्योर। तो अगर जब तुम टेंजेंट, भाई लैम्डा की जगह एक बार 4√5 डालोगे तो ऊपर वाला, और एक बार माइनस 4√5 डालोगे तो नीचे वाला, इन दोनों का स्लोप तो सेम है, बस वाई इंटरसेप्ट में फर्क आएगा, इसलिए लैम्डा की दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं। ठीक है, अच्छा सोचो अगर इसी को ज्योमेट्री से तो ये अभी करके दिखाया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस, श्योर। अगर हमको इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट से करना होता तो कैसे करते? कुछ ऐसा लिख रहे होते बच्चों, सॉल्विंग दिस विद दिस, और दोनों को सॉल्व करने की जब बारी आई तो मैंने लिखा दिस इज एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर मैंने लिखा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आइए सरिया लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बच्चा ये बनेगा तुम्हारा 5x स्क्वायर, श्योर। 2x इंटू लैम्डा, 2x लैम्डा इंटू 2 इज योर नथिंग बट इक्वल टू 4x लैम्डा, ठीक। और प्लस में जो कांस्टेंट निकल करके आएगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, श्योर, पकड़ लिया था। और बच्चा यह जो क्वाड्रेटिक बनी, इसका डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 होगा,
क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि ये टेंजेंसी शो कर रहा है भाई, सर्कल को जो लाइन एक बार इंटरेक्ट करेगी तो एक ही इंटरेक्शन तो आएगा, तो इसीलिए d इज इक्वल टू 0 लगाएंगे हम लोग। श्योर? आइए इधर देख बच्चा, अब जब इसको जब d इज इक्वल टू 0 लगाना चालू करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट उसका लिख दो। d कितना आ रहा है? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4 लैम्डा का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 5 और c की जगह लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा दिस इज 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 और इंटू लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 से 20, तो ये आ जाएगा बेटा 20, तो ये माइनस 20 लैम्डा स्क्वायर और इधर से आ जाएगा दिस इज 16 2 ज़ा 32, तो 320 विथ अ प्लस इज इक्वल टू 0। आता है बच्चा समझ में? तो तुम अब यहां से अगर देखोगे सॉल्व करने पर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा, पकड़ लिए, और लैम्डा को फिर से अंडर रूट कुदाओगे तो प्लस माइनस 4√5, यहां से भी वही आ रहा है। ठीक है, तो इतना बच्चों मेरी बात समझे कि देखो इंटरेस्ट ये था कि अगर टेंजेंसी की कंडीशन लगानी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस भी लगा सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर यहां पर इसकी जगह कोई कर्व पैराबोला लिखा होता तो मेथड 2 ही चलता, मेथड 1 वहां पर नहीं चलता। क्लियर? आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे देखो कि फाइंड अल्फा फॉर विच द लाइन एंड दिस इंटरैक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट, अच्छा ये बताओ ये इंटरेक्शन हुआ नहीं, कितने बार? एक बार। कितने बार? 2 बार। तो पहला रूल तो ये आ गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन रेडियस आ जाए, इक्वल टू रेडियस में तो एक ही आप बार आ जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन रेडियस आ जाए, ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं तो बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां पर d ग्रेटर देन 0 कर देना। अरे इसी कंडीशन के लिए 2 रियल रूट्स अलग अलग दिख रहे हैं तो d ग्रेटर देन 0, इसके लिए d इक्वल टू 0, इसके लिए तो इमेजिनरी आएंगे तो d लेस देन 0। इतना बात समझ में आती बेटा? इससे मैं करके दिखा रहा हूं, इससे आप खुद से करेंगे और आंसर मैच करेंगे, मेरा आंसर और आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। आइए, अच्छा इस सर्कल जो गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको सरियाओगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर्कल का बच्चों अगर सेंटर लिखने की बारी आई, सेंटर लिखने की बारी आई तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज नथिंग बट 1,0 और रेडियस निकल करके आ गया, रेडियस इज इक्वल टू 4। श्योर? और लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन 4। ठीक है, तो सेंटर 1,0 से इस पे डिस्टेंस मारो तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस टाइम्स ऑफ x की जगह 1 प्लस टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन नथिंग बट इक्वल टू दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 4। आया बच्चों मेरी बात इतनी समझ में? अब अगर इसको और सरियाओगे तो फाइनली लिख लो अल्फा माइनस 1 अपॉन √5 का मॉड इज लेस देन 4। बेसिक टूल्स पढ़ के आए हो पक्का? लगाने का समय आ चुका है। एक बच्चा बोला कि सर लिखिए अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5 इज ग्रेटर देन माइनस 4 एंड इज लेस देन 4। आगे तो मुझे लगता है कि सब कोई पढ़े लिखे, √5 का गुणा मार देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, +1 ऐड कर देंगे तो फाइनली मेरे पास लिखने के लिए जगह अब यहाँ पर नहीं है, तो मैं इस जगह पर लिखता हूँ। तो देखो अब जैसे लिखने की बारी आई तो 4√5 और माइनस 4√5, तो अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस 4√5 प्लस 1, वो माइनस 1 इधर आ जाएगा ना, एंड इज यहां से आ जाएगा 1 प्लस 4√5। ये तुम्हारी अल्फा की रेंज निकल करके आएगी। अच्छा अल्फा की रेंज क्यों निकली, एक वैल्यू क्यों नहीं आई? अरे क्योंकि सर्कल पे इंटरेक्शन की तो बहुत सारी लाइंस है ना, तो ये तो इंटरसेप्ट ही चेंज करेगा, इसलिए देयर इज अ रेंज विच इज ऑकरिंग। श्योर? अच्छा तुमको एक मस्त क्वेश्चन पूछता हूं, इसके बीच में पूछ लेगा फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। सुनो इंटीग्रल समझे, जैसे ये 4√5 की वैल्यू होती है 2.36, एक अंदाजे से 316 बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर लोगे 1 ऐड कर लोगे तो उसमें इंटीग्रल वैल्यूज पूछ लेगा तुमसे। पकड़ लिया बच्चों? तो ऐसे भी कुछ कुछ सवाल कभी कभार देखने के लिए आते हैं।
सो दिस वॉज द ओवरऑल स्टडी। इसका मैथड 2 आप खुद से करेंगे। दिस इनिशियल इज योर मैथड 1 जो मैंने करके दिखाया। अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे सो विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्टडी ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हम लोग टेंजेंट पे बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST Sir.